गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 98। और देखिए इसमें हम बात करेंगे जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिक एसिड्स, और उसके अलावा आपको डिस्कस करना है ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस जिसमें आपके पास इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड है। क्लियर? तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। और इससे पहले आपने ऑक्सीन और साइटोकाइनिन्स की डिटेल पढ़ी है, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन्स। अब हम यहां डिस्कस कर रहे हैं जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स जो हैं वो स्टूडेंट्स जिब्रेलिक एसिड भी लिखे जाते हैं, एंड द मोस्ट कॉमन इज द जिब्रेलिक एसिड 3, मैंने पहले ही लिख दिया है। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी डिस्कवरी की बात हम करते हैं। डिस्कवरी जो है एक्सीडेंटल डिस्कवरी हार्मोन्स की है। एक बात आप क्लियर कर लें, जो ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं इन सब की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ठीक है? और ये आप थोड़ा सा अपने आप में जो है वो खुश हो सकते हैं कि एक्सीडेंट्स कम हुए। अगर एक्सीडेंट्स ज्यादा होते तो ग्रोथ रेगुलेटर्स उतने ही ज्यादा होते। ठीक है? एक्सीडेंटल डिस्कवरी मतलब सडन जो है वो देखा गया या डिटेक्ट कर लिया गया। तो एक जापानीज फार्मर है, उन्होंने जो राइस की सीडलिंग है उसमें एक पेक्युलर सिम्टम्स जो है वो देखे। राइस सीडलिंग जो था इसमें आप कहेंगे पेक्युलर सिम्टम्स ऑब्जर्व किए गए, और ये जो सिम्टम्स हैं, पेक्युलर सिम्टम्स हैं, ये राइस सीडलिंग में जो देखे गए, इनको कहा गया, इनके कारण प्लांट जो था वो क्या था, पेल येलो, और आप कहेंगे थिन था, थिन लॉन्ग। इसको फुलेस्ट सीडलिंग ऑफ राइस कहा गया, फुलेस्ट सीडलिंग ऑफ राइस, इसको स्टूडेंट्स कह दिया गया। और इसको कहा गया साथ में बेकेने डिजीज। तो जो जापानीज हैं फार्मर कुरोसावा, उनको इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, बेकेने डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग। ठीक है? ये आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्रेडिट जाता है, क्रेडिट जापानी फार्मर कुरोसावा का जाता है। अब जो है इसमें प्लांट थिन, टॉल, लॉन्ग, पेल येलो, ये क्यों हुआ? तो ये सिम्टम्स इसमें इसलिए आए ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ, किसका इन्फेक्शन था? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ फंजाई, और ये फंजाई था स्टूडेंट्स जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंजाई था, उसके कारण, या फिर आप कह सकते हैं उसके इन्फेक्शन के कारण, पेल येलो, थिन और लॉन्ग, टॉल जो है प्लांट दिखाई दिया। ठीक है? तो यहां सबसे पहले आप ये कह सकते हैं क्रिस्टलाइन किया गया जिब्रेलिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड्स फॉर्म जो है वो फंजाई से, फ्रॉम फंजाई आप कहेंगे क्रिस्टलाइज कर लिया गया। ठीक है? केमिकल नेचर देखें इसका, तो आप ये कह सकते हैं बेसिकली जिब्रेलिक एसिड्स आर द टर्पीन्स। केमिकल नेचर, केमिकल नेचर स्टूडेंट्स आप देखें तो ये बेसिकली टर्पीन्स हैं। ठीक है? केमिकल नेचर अगर इनका देखें तो ये स्टूडेंट्स क्या हैं? टर्पीन्स हैं, और इनको लिखा जाता है जिब्रेलिक एसिड फर्स्ट, जिब्रेलिक एसिड सेकंड, जिब्रेलिक एसिड थर्ड, एंड सो ऑन। ठीक है? जिसमें मैंने सबसे पहले ही आपसे ये डिस्कस किया था, द जिब्रेलिक एसिड थर्ड
इज द मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन। क्लियर? उसके बाद आप ये कह सकते हैं जो जिब्रेलिक एसिड है, जिब्रेलिक एसिड थर्ड मोस्ट कॉमन है। मोर देन 100 टाइप ऑफ जिब्रेलिक एसिड आर डिस्कवर्ड। तो ये स्टूडेंट्स इतने डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। और यहां अगर केमिकल कॉम्पोजिशन में आप इसका जिब्रेलिक एसिड 3 को देखें, C19 26, ये जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। तो देखो जिब्रेलिक एसिड जो है वो आप कह रहे हैं राइस सीडलिंग से, फुलेस्ट सीडलिंग जो राइस था वहां से ऑब्जर्व किया गया, वहां से ऑब्टेन किया गया और इस तरीके से इसकी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो डिस्कवरी क्लियर हो गई, केमिकल नेचर क्लियर हुआ। फर्स्ट मैं कह रहा हूं डिस्कवरी, जैसे बाकी के हार्मोन्स में आप पढ़ते आए हैं, फर्स्ट हमने डिस्कवरी ले लिया है, सेकंड हमने इसका केमिकल नेचर ले लिया है, ठीक है। अब देखिए इसका हम थर्ड डिस्कस करेंगे बायोएसे। बायोएसे, बायोएसे जानते हैं आपकी बेसिकली केमिकल टेस्टिंग होती है कि जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस का एग्जैक्टली इंपैक्ट क्या है। तो जो जिब्रेलिक एसिड है, ये जिब्रेलिक एसिड के बायोएसे को अगर आप देखें तो यहां आपको ड्वार्फ सीडलिंग पी और मेज की, फर्स्ट ड्वार्फ सीडलिंग, इस ड्वार्फ सीडलिंग पर जिसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है पी एंड मेज, इस पर जिब्रेलिक एसिड का अगर आप स्प्रे करते हैं तो ये इलोंगेट हो जाती है। इसके अलावा हाइपोकोटाइल बायोएसे, हाइपोकोटाइल बायोएसे, तो स्टूडेंट्स ये सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है। हाइपोकोटाइल इलोंगेशन एग्जैक्टली देखा जाता है, इसको हाइपोकोटाइल बायोएसे कहा गया। और थर्ड रेफरेंस अगर आप इसमें देखें तो एंडोस्पर्म, जो बार्ले एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म बायोएसे, ठीक है। इसमें एग्जांपल एंडोस्पर्म बायोएसे में बार्ले आप ले सकते हैं जो मोनोकोट है। तो देखिए कैसे इनको हम प्रूव कर सकते हैं। जो ड्वार्फ सीडलिंग पी और मेज है, तो जिब्रेलिक एसिड का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या है कि जिब्रेलिक एसिड, एनाटॉमी में एक रेफरेंस हमें दिया है, जिब्रेलिक एसिड इंटरनोडल इलोंगेशन लाता है। तो बेसिकली जो नोड पार्ट के ऊपर और नीचे, जस्ट बिलो एंड अबाउ द नोड, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होता है, इस इंटर कैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे प्लांट में इलोंगेशन आता है। तो जिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट आप ये कह सकते हैं, ये स्टेम इलोंगेशन लाता है। स्टेम इलोंगेशन हुआ, इसके अलावा सीड जर्मिनेशन हुआ, ये सब जो है वो इसकी मेन एक्टिविटी है। फ्लावरिंग में भी रोल प्ले करता है। तो यहां ड्वार्फ सीडलिंग जो पी और मेज की है उसको ये इलोंगेट करवा सकता है। हाइपोकोटाइल बायोएसे, इसका मतलब जब सीड जर्मिनेट होगा तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कोटाइलेडोन्स के नीचे वाला पार्ट है हाइपोकोटाइल, उसका इलोंगेशन करवा देता है। और जो सीरियल्स वगैरह हैं, जैसे बार्ले एक आप ले लीजिए, एंडोस्पर्म बायोएसे में कहा गया, तो इसका मतलब सीड जर्मिनेशन में एग्जैक्टली ये रोल प्ले करता है। तो कैसे ये सीड जर्मिनेशन में रोल प्ले करता है, इसको देखिए एक एग्जाम्पल से हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल यहां मैं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। एंडोस्पर्म ऑफ बार्ले, ये आप स्टूडेंट्स जानते हैं मोनोकोट सीड है, और मोनोकोट सीड में ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये आप कहेंगे इसका एम्ब्रियो होगा। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी, इसको तो आप कहेंगे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो आप जानते हैं 2n होगा प्लॉइडी में, और ये न्यूट्रिटिव टिश्यू एंडोस्पर्म, ये आप जानते हैं 3n होता है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, ठीक है। इस एंडोस्पर्म में एल्यूरोन लेयर की प्रेजेंस होती है, जो प्रोटीनेशियस लेयर होती है,
ये आप एम्ब्रियोलॉजी में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सीड का स्ट्रक्चर हालांकि आपको मॉर्फोलॉजी में भी दे रखा है, ठीक है। तो एल्यूरॉन लेयर, ये प्रोटीनेशियस लेयर आप जानते हैं स्टूडेंट्स होती है। यहां इस एंडोस्पर्म में फूड स्टोरेज है, और फूड स्टोरेज आप ये भी जानते होंगे स्टार्च के फॉर्म में स्टूडेंट्स होता है, ठीक है। तो अब देखो एक अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी होगी। अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी क्या है? ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको मैं कह सकता हूं ये है एम्ब्रियोनल एक्सिस। और इसमें देखिए ये स्टूडेंट्स कॉलियोप्टाइल है और ये कॉलियोराइजा है, मतलब रूट का जो कैपिंग है उसको कॉलियोराइजा बोलते हैं, जो सूट की कैपिंग है उसको आप कॉलियोप्टाइल बोलते हैं, जो सीथ है। ये रिड्यूस्ड कोटाइलिडॉन इसमें होता है मोनोकोट में, और एक ये जो है वो आप ये कह सकते हैं वेल डेवलप्ड जो कोटाइलिडॉन होता है उसको स्कूटेलम बोलते हैं। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, एम्ब्रियोलॉजी के रेफरेंसेज हैं। यहाँ इसके जर्मिनेशन से रिलेटेड कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं कि जिब्रेलिक एसिड कैसे हेल्प करता है। तो ये जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म में आपने कहा स्टार्च के फॉर्म में जो स्टोरेज फॉर्म है, उस स्टोरेज को जिब्रेलिक एसिड जो है वो सिंपल शुगर सब्सटेंसेज में या सॉल्युबल शुगर सब्सटेंसेज में कन्वर्ट करवा देता है। और कन्वर्जन के लिए जिब्रेलिक एसिड जो एक्टिविटी करवाता है उसको आप बोलते हैं अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, ठीक है। तो जिब्रेलिक एसिड का जो बायोएसे है उसमें डायरेक्ट आपको ये भी ऑप्शन लिख के दे सकता है अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी। क्लियर? सो स्टूडेंट्स यहां क्या होगा, जो स्टार्च स्टोरेज है, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे ये डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट रिसीव कर सके। और ये एग्जैक्टली जिब्रेलिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, जिसको आप बोलते हैं अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी। इसीलिए देखिए जो बायोएसे है उसमें एंडोस्पर्म का बायोएसे लिया गया, एंडोस्पर्म ऑफ द बार्ले। और इसी तरीके से हाइपोकोटाइल बायोएसे की बात अगर आप करें तो हाइपोकोटाइल बायोएसे क्या कहा जाएगा, ये कोई डाइकोट सीड अगर आप ले रहे हैं, इसका ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और इसके दोनों तरफ ये देखिए कोटाइलिडॉन्स प्रेजेंट है। फिर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा जो कोटाइलिडॉन्स हैं, इन कोटाइलिडॉन्स के ऊपर का जो पार्ट है, इन कोटाइलिडॉन्स के स्टूडेंट्स ऊपर का जो पार्ट है इसको हम एपिकोटाइल कहेंगे, एपिकोटाइल, और इसको आप कहेंगे हाइपोकोटाइल। इसी चैप्टर में मैंने आपसे जो बीन है उसका सीड जर्मिनेशन डिस्कस किया था, जो अबव ग्राउंड जर्मिनेशन है, एपीजियल टाइप ऑफ जर्मिनेशन है। तो अगर इस सीड को सॉइल में डाल दिया जाए, ये जर्मिनेट करना शुरू करता है, तो हाइपोकोटाइल पार्ट अगर इसका इलोंगेट होगा तब कोटाइलिडॉन्स को ये बाहर लेकर निकलेगा, सॉइल सरफेस से इमर्ज आउट होगा। तो इस हाइपोकोटाइल में इलोंगेशन आप देख सकते हैं, इलोंगेशन आप इसमें देख सकते हैं बाय यूजिंग जिब्रेलिक एसिड, बाय यूजिंग जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड को यूज करके इस हाइपोकोटाइल पार्ट में इलोंगेशन देखा गया। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि यहां आपके पास जो हाइपोकोटाइल इलोंगेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जिब्रेलिक एसिड। तो अल्टीमेटली ये बायोएसे जो है इसमें आपको ड्वार्फ सीडलिंग पी और मेज दे रखा है, ड्वार्फ सीडलिंग पी और मेज में इलोंगेशन आप ला सकते हैं, हाइपोकोटाइल का इलोंगेशन आप करवा सकते हैं, और एंडोस्पर्म जो है उससे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज या जो फूड मटेरियल, फूड स्टोरेज है, उसको सिंपल शुगर फॉर्म में अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी के थ्रू आप कन्वर्ट करके एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। तो जिब्रेलिक एसिड से रिलेटेड फर्स्ट डिस्कवरी क्लियर हुआ। एक मैंने यहां इसका केमिकल रेफरेंस आपने पढ़ा था, टर्पिन्स डेरिवेटिव बेसिकली ये हैं और जिब्रेलिक एसिड्स के फॉर्म में ये रखे जाते हैं या लिखे जाते हैं। और फिर उसमें आपने डिस्कस किया बायोएसे। अब साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। तो यहां आप देखिए एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये बनता है। फोर्थ पॉइंट में लिख रहा हूं बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस। और बायोसिंथेसिस में आप ध्यान रखें एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू ये सिंथेसाइज होता है, जो एग्जैक्टली मेवेलोनेट पाथवे के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जा सकता है। आपने रेस्पिरेशन के चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि वहां जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स जो बनते हैं, they are used in the different type of substances or used as the precursor of different type of substances। वहां लिखा है कार्बन स्केलेटन that is produced during the respiration
will use in the different precursor forms for the synthesis of different organic compound। तो इसी तरीके से देखो एग्जांपल आपके पास है कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो मेवेलोनेट पाथवे जो है उसको इनिशिएट करवाता है, जिससे जिब्रेलिक एसिड का स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है, सिंथेसाइज जिब्रेलिक एसिड को उससे किया जा सकता है। तो अब फाइनली आपके पास इसके हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। तो मैं अगला टॉपिक यहां मेंशन कर रहा हूं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हम जिब्रेलिक एसिड के डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं स्टेम इलोंगेशन और इंटरनोडल इलोंगेशन। स्टेम इलोंगेशन और इसी के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इंटरनोडल इलोंगेशन। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था स्टेम इलोंगेशन और इंटरनोडल इलोंगेशन जो है वो जिब्रेलिक एसिड क्यों कर पाता है, क्योंकि जिब्रेलिक एसिड क्या कर रहा है, जो स्टेम एक्सिस है, स्टेम एक्सिस का जो नोड पार्ट है, जो स्टेम एक्सिस है उसका जो नोड पार्ट है, ये स्टेम एक्सिस के नोड पार्ट के ऊपर और नीचे जस्ट बिलो एंड अबव द नोड जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम स्टूडेंट्स जो हैं बेसिकली दे आर द रिमेन्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। इनकी एक्टिविटी को जिब्रेलिक एसिड जो है उसके एप्लीकेशन से स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो ऑब्वियस है ये एक्सिस में इलोंगेशन ला देगा। ठीक है, तो इंटरनोडल इलोंगेशन यहां हुआ, लीफ एक्सपेंशन ये कर सकता है, सूट के जो पार्ट्स हैं उनके ग्रोथ को मैं यहां समराइज कर रहा हूं। इसके अलावा इसी स्टेम इलोंगेशन का एक बेस्ट एग्जांपल आपके पास है जो इस साल के एग्जाम पेपर में भी था, ये शुगर केन फील्ड। स्टूडेंट्स जो शुगर केन फील्ड है, इस शुगर केन फील्ड में प्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्शन यील्ड जो है उसको इंक्रीज करने के लिए जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे कर दिया जाता है, क्योंकि वहां स्टेम इलोंगेशन अगर होगा तो आप जानते हैं स्टेम जो है वो ही जूसी होता है और शुगर सब्सटेंसेस के स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो वहां जो इंक्रीज है वो देखा गया 20 हेलो टन्स पर एकड़। ठीक है, ये इतना प्रोडक्शन यील्ड स्टूडेंट्स देखा गया। तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि जो जिब्रेलिक एसिड्स हैं, ये जिब्रेलिक एसिड जो है इसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज करने में। ये स्टेम इलोंगेशन एक परफेक्ट आपके पास एग्जांपल है। इसके अलावा जो रोजेट प्लांट है, एक और एप्लीकेशन इसका डिस्कस आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपने डिस्कस किया शुगर केन। रोजेट जो प्लांट हैं या रोजेट हैबिटेट के हैं जिनमें आप ये कहते हैं क्लस्टर्स बनता है या रोज लीफ लाइक क्लस्टर जिन प्लांट्स में बनता है, ये जो रोजेट प्लांट हैं जहां फ्लावर और क्लस्टर फ्लावर लाइक और आप कहेंगे क्लस्टर ऑफ लीव्स जहां बनता है, उनमें इलोंगेशन ये करवा सकता है। और इसका एग्जाम्पल आपके पास था कैबेज। तो देखिए कैबेज में क्या किया गया, आपने देखा होगा कैबेज जो है वो जो बर्ड बनती है, वेजिटेटिव बर्ड, वो सरफेस के ऊपर ही बनती है, सरफेस के ठीक ऊपर थोड़ा सा ऊपर बनती है। अब वहां उस कैबेज में अगर इसका स्प्रे किया जाता है तो ये इलोंगेशन ऑफ एक्सिस हो जाता है और इलोंगेशन ऑफ एक्सिस से यहां बॉल्टिंग इफेक्ट आता है। इसी को स्टूडेंट्स बोलते हैं आप बॉल्टिंग इफेक्ट। तो बॉल्टिंग इफेक्ट से एग्जैक्टली क्या हुआ, जो इलोंगेशन ऑफ एक्सिस था, इलोंगेशन ऑफ एक्सिस था, उससे जो बर्ड पहले सरफेस के ठीक पास दिखाई दे रही थी, अब वो बर्ड आप ये कह सकते हैं काफी ऊपर, सरफेस एरिया से काफी ऊपर दिखाई देगी। तो रोजेट हैबिटेट से ओवरकम करवाने के लिए, ध्यान रखें आप, पॉइंट ये है, रोजेट हैबिटेट जो है उसे ओवरकम करवाने के लिए जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से इलोंगेशन करवाया जा सकता है एक्सिस का, एंड दैट इज नॉन एज द बॉल्टिंग इफेक्ट। इसको बॉल्टिंग इफेक्ट के फॉर्म में स्टूडेंट्स जाना जाएगा। दिस इलोंगेशन ऑफ एक्सिस फिनोमिनन
इज नॉन एज बॉल्टिंग इफेक्ट। क्लियर? उसके बाद अगला आप इसमें देख सकते हैं इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ स्पीसीज या जेनेटिक ड्वार्फ जो वेराइटीज हैं। अगला इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आप देख सकते हैं, इलोंगेशन ऑफ जेनेटिक ड्वार्फ स्पीसीज, या फिर इसको मैं कह सकता हूं ओवरकम फ्रॉम जेनेटिक ड्वार्फिज्म। सेकंड, ओवरकम फ्रॉम जेनेटिक ड्वार्फिज्म। जेनेटिक ड्वार्फिज्म से ओवरकम करवाया जा सकता है। तो आप देखिए मेज, पी एंड अदर जो पल्सेस हैं, इनकी स्पीसीज पर जिब्रेलिक एसिड स्प्रे किए जाने से इलोंगेशन यहां हो जाता है। और वो इलोंगेशन इनमें जो जेनेटिक ड्वार्फिज्म है, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनके अकॉर्डिंग ये शॉर्टन होती हैं। इस जेनेटिक ड्वार्फिज्म से भी ये क्या करवा सकता है, ओवरकम करवा सकता है। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल रेफरेंस इसका है। अगला, जिब्रेलिक एसिड जो है वो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी, इसमें देखिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कहेंगे सीड डॉर्मेंसी ब्रेकिंग में इंपॉर्टेंट रोल कैसे प्ले कर रहा है? तो अभी मैंने एक बार्ले एंडोस्पर्म जो है वो बायोएसे में आपसे डिस्कस किया था। ये जिब्रेलिक एसिड देखो ये लिखा हुआ है अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, और अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए वहां जो एंडोस्पर्म या जो कोटाइलेडॉन्स में स्टोरेज में फूड मटेरियल है, उस स्टोरेज में फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके एम्ब्रियोनल एक्सिस के इलोंगेशन को लीड करवाता है। इसलिए ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी इसको कहा जाता है, या ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी में इसका यूज कहा जाता है। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप डिस्कस कर लें, जो वर्नलाइजेशन का इफेक्ट है। वर्नलाइजेशन में क्या किया जाता है, कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट है डॉर्मेंसी को से ओवरकम करने के लिए। तो ये आप कहेंगे इट इज यूज या इट कैन यूज इंस्टेड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है, उस कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जगह भी जिब्रेलिक एसिड कैन यूज इंस्टेड ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट। स्टूडेंट्स कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जगह भी ये क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जगह भी इसको काम में लिया जा सकता है। ठीक है, इसी के साथ जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी ब्रेक करने के साथ साथ इसी से एसोसिएट करता है सीड जर्मिनेशन। अगला जो इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है सीड जर्मिनेशन। तो सीड जर्मिनेशन में देखिए, जैसा ऊपर मैं भी आपसे डिस्कस कर रहा था, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी, अल्फा एमाइलेज एक्टिविटी जिसमें ये शुगर सब्सटेंसेस सॉल्युबल फॉर्म में अवेलेबल करवा देता है। इसके साथ आप कह सकते हैं प्रोटीएज एंड लाइपेज, ये जो एंजाइम्स हैं इनकी एक्टिविटी को भी स्टिमुलेट करके वहां सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को प्रमोट करता है। तो प्रेफरेंस अगर आप डिसाइड करें तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो स्टेम इलोंगेशन, इंटरनोडल इलोंगेशन और उसके अलावा सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने वाले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के फॉर्म में स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है या स्पेशली कंसिडर किया जाता है। फिर देखिए यहां फ्रूट्स एनलार्जमेंट, फ्रूट्स एनलार्जमेंट एक फिनोमिनन इसका दे रखा है। फ्रूट साइज एनलार्जमेंट या फ्रूट्स एनलार्जमेंट लिख देता हूं, एनलार्जमेंट। तो फ्रूट्स एनलार्जमेंट जब होता है तो देखिए फ्रूट्स एनलार्जमेंट में क्या हुआ, एग्जैक्टली जो फ्रूट्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए, मार्केट वैल्यू जो है स्टूडेंट्स उसकी इंक्रीज करने के लिए लंबे टाइम तक प्लांट्स पे उसको रखा जाता है या प्लांट पे रखा जाएगा। तो जो फ्रूट है उसमें इलोंगेशन या एनलार्जमेंट आ जाएगा। इसके लिए मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक सब्सटेंस या स्पेसिफिक फॉर्म इसका पोमेलिन जिसको बोलते हैं, वो पोमेलिन एप्पल एनलार्जर के फॉर्म में यूज किया जाता है। पोमेलिन used as
एप्पल एनलार्जर, एप्पल एनलार्जर के फॉर्म में पॉमेलिन को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, जिससे फ्रूट को प्लांट पे ही रख के कुछ टाइम तक उसमें एनलार्जमेंट करवाया जा सके और उन फ्रूट्स की मार्केट वैल्यू को स्टूडेंट्स बढ़ाया जा सके। ये इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। उसके बाद फर्मेंटेशन जो है, सीधा सीधा सा एक और एक्टिविटी हम डिस्कस कर लेते हैं। जो बेवरेज इंडस्ट्री है या फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, उस फर्मेंटेशन प्रोसेस में आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होता है बेवरेज इंडस्ट्री, क्योंकि आप ये जानते हैं जिब्रेला फ्यूजिकोराई मतलब फंजाई जो है, उस फंजाई से ऑब्टेन किया गया था जो बेसिकली फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट बनाने में यूज है, किए जाते हैं। एक जो जुवेनाइल फॉर्म है प्लांट्स का, उन जुवेनाइल फॉर्म जैसे कॉनिफर्स वगैरह आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, उन जुवेनाइल फॉर्म्स को मैच्योरेशन पीरियड तक लाने में भी ये स्टूडेंट्स हेल्प करता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं हैंस्टीन द मैच्योरेशन फेज, जुवेनाइल फॉर्म से मैच्योरेशन फॉर्म में भी ये ले आता है। ठीक है, जुवेनाइल कॉनिफर्स 7th, जुवेनाइल जो कॉनिफर्स होंगे, इन जुवेनाइल कॉनिफर्स पे स्प्रे अगर आप करते हैं, जिब्रेलिक एसिड आप इस पे अप्लाई करते हैं, तो ये स्टूडेंट्स मैच्योरेशन में इनको ले आता है। इसका बेसिक रीजन क्या है, जिब्रेलिक एसिड का एप्लीकेशन आप समझिए। जिब्रेलिक एसिड स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली जो शॉर्टनिंग है वेजिटेटिव फेज वो शो करता है। इट लीड द शॉर्टनिंग ऑफ वेजिटेटिव फेज, शॉर्टनिंग ऑफ द वेजिटेटिव फेज। अब वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग अगर करेगा तो आप ये कह सकते हैं वेजिटेटिव फेज की किसी प्लांट में शॉर्टनिंग जब होगी तो अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज होगा। वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग से क्या हुआ, अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। तो देखिए इस फिनोमिनन से आपको 3-4 बातें कनेक्ट करनी है। अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज आने से स्टूडेंट्स, एक तो ये फ्लॉरिंग को इंड्यूस कर रहा है, क्लियर। रिप्रोडक्टिव फेज का इनिशिएशन जब हुआ तो वो फ्लॉरिंग से ही होता है, तो एक तो आप ये कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, इंड्यूस फ्लॉरिंग। ये नेचुरली ही प्लांट में फ्लॉरिंग को इंड्यूस करता है, क्लियर। एक आप कह सकते हैं वहां जो वर्नेलाइजेशन फिनोमिनन है, मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया था आपसे, कॉल टेम्परेचर ट्रीटमेंट के थ्रू प्लांट्स में फ्लॉरिंग प्रोसेस को, जो डोरमेंसी उसके ब्रेक करने की प्रोसेस को स्टिमुलेट करवाया जाता है, तो वहां वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग की जाती है और रिप्रोडक्टिव फेज को अर्ली इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है। तो ये जो वेजिटेटिव फेज की शॉर्टनिंग है वो कोल्ड टेम्परेचर ट्रीटमेंट जो है, मतलब वर्नेलाइजेशन के बजाय जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से भी करवाई जा सकती है। तो ये किसको रिप्लेस कर सकता है, इट कैन रिप्लेस, जिब्रेलिक एसिड कैन रिप्लेस वर्नेलाइजेशन। ये वर्नेलाइजेशन को भी स्टूडेंट्स क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। इसीलिए जो कॉनिफर्स हैं, उन कॉनिफर्स में, जुवेनाइल कॉनिफर्स पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किए जाने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं या किस में आ जाते हैं, मैच्योरेशन फेज में स्टूडेंट्स वो आ जाते हैं। ये आपके पास इसका अगला फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। ठीक है, तो ये देखिए ओवरऑल जिब्रेलिक एसिड के जो इंपैक्ट्स हैं या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो हमने डिस्कस किए। जिब्रेलिक एसिड की कंप्लीट डिटेल हमने डिस्कस की। लास्ट में फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हमेशा से आते रहे उनकी बात कर लेंगे। अब इसके बाद हमें ग्रोथ इनहिबिटर्स डिस्कस करने हैं, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। हाँ स्टूडेंट्स, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, आपने जिब्रेलिक एसिड डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स की। और आपको पता है 2 एग्जाम्पल इनहिबिटर्स के हमारे पास हैं, जिसमें एक है आपके पास एब्सिसिक एसिड ABA, एब्सिसिक एसिड, और सेकंड जो है वो आपके पास है इथाइलिन,
जो गैसियस पीजीआर है, इथाइलिन वॉलेटाइल हार्मोन इसको आप कह सकते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं ये है गैसियस पीजीआर, गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्लियर? तो इजीली ट्रांसमिट ये हो जाता है, इसीलिए स्पेसिफिक रोल इसका फ्रूट राइपनिंग में आपको देखने को मिलेगा गैसियस पीजीआर होने के बिहाफ पर। तो देखिए सबसे पहले एब्सिसिक एसिड को ले लेते हैं, एबीए। जो एबीए या एब्सिसिक एसिड है, एबीए एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी, देखिए डिस्कवरी में इसमें क्या है, इसको एब्सिसन सेकंड के फॉर्म में या इनहिबिटर सेकंड के फॉर्म में सबसे पहले डिस्कवर किया गया, जो डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर है, ये डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर, ये जो डोरमेंट पोटैटो ट्यूबर हैं, इनमें स्टूडेंट्स एब्सेशन या फिर आप कह सकते हैं इनहिबिटर बी के फॉर्म में आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद एडिकॉट जो है, इन्होंने एब्सिसन सेकंड, एडिकॉट फिजियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने डिस्कवर किया एब्सिसन सेकंड, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये डिस्कवर किया गया जो लीव्स हैं उनमें ऑल्ड ब्यूटेलाल लीव्स में इनहिबिटर और एब्सिसन के बाद डोरमिन के फॉर्म में, ऑल्ड लीव्स इनमें डोरमिन के फॉर्म में, डोरमिन के फॉर्म में स्टूडेंट्स डिस्कवर कर लिया गया डोरमिन। क्लियर? later established that later it was established that, क्या एस्टेब्लिश किया गया, इनहिबिटर बी देखिए later it was established that all A, B and C are same, ठीक है, और इनको सबको नाम दे दिया गया all named एब्सिसन या एब्सिसिक एसिड हार्मोन। तो ये इसके स्टूडेंट्स डिस्कवरी रही जिसमें इसको एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। इसके बाद इसका केमिकल नेचर अगर आप देखें, सेकंड केमिकल नेचर, कैरोटीन डेरिवेटिव ये है, कैरोटीन डेरिवेटिव्स हैं ये, ठीक है, और ये जो कैरोटीन डेरिवेटिव्स हैं बायोसिंथेसिस, अगर आप इसका देखें, थर्ड लिख देता हूं, बायोसिंथेसिस biosynthesis
ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन। इनके ऑक्सीडेशन या कैटाबॉलिज्म से स्टूडेंट्स इसका बायोसिंथेसिस हो जाता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये आप कहेंगे टॉलरेंस हार्मोन है और स्ट्रेस हार्मोन है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में हालांकि हम डिटेल पढ़ेंगे। ABA known as the stress hormone, known as stress hormone, और स्ट्रेस हार्मोन इसको कहा गया provide many tolerance to plants। डिफरेंट टाइप स्ट्रेस सिचुएशन और कंडीशंस में प्लांट को टॉलरेंस ये देता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ABA लीड्स स्टोमेटल क्लोजर, और स्टोमेटल क्लोजर ये स्टूडेंट्स लाता है। तो जब वाटर स्ट्रेस होगा उस वाटर स्ट्रेस से प्लांट को प्रिवेंट कर देगा। लीड्स स्टोमेटल क्लोजर, सो प्रिवेंट फ्रॉम वाटर स्ट्रेस। जो वाटर स्ट्रेस है उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में प्लांट को ये क्या कर देता है, प्रिवेंट कर लेता है। फिर इसके बाद आप अगला देख सकते हैं बायोएसिड। देखिए स्टूडेंट्स, बायोएसिड इसमें जो है ग्रोथ को ये इनहिबिट करता है। तो जो कॉलियोप्टाइल कर्वेचर है, कॉलियोप्टाइल कर्वेचर रिडक्शन आप कह सकते हैं, उस कॉलियोप्टाइल कर्वेचर में ये रिडक्शन ला देता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस डिस्कस कर लिया गया, इधर एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन और इधर आप कहेंगे जो कॉलियोप्टाइल है, जैसे एविना कॉलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट हमने किया था, तो कॉलियोप्टाइल की ग्रोथ अगर आप देखें, परसेंटेज में ग्रोथ ले लें या ग्रोथ देख लें, तो इस केस में आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ जैसे जैसे एब्सिसिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे ये ग्राफ आपको ऑब्टेन होता है। मीन्स कॉलियोप्टाइल कर्वेचर या फिर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में ये रिडक्शन ला देता है। ठीक है, तो ये जब ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है तो इसको आप कहेंगे डिटेक्ट एज या डिटेक्ट फ्रॉम ग्रोथ रिटार्डनेस ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट्स की डिफरेंट ग्रोथ रिटार्डनेस एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, वहां से डिटेक्ट किया जा सकता है। तो देखिए एब्सिसिक एसिड और ABA आप डिस्कस कर रहे हैं। ये हटा देता हूं इथाइलिन। अब इसमें सबसे पहले आपने एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी की बात की, तो आप ये कह सकते हैं डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो इसके ऑब्टेन किए गए। सबसे पहले इनहिबिटर B, उसके बाद आप कह रहे हैं एब्सिसन सेकंड, और उसके बाद आप कह रहे हैं डॉर्मिन। अल्टीमेटली ये जो तीनों हैं वो सिमिलर काइंड ऑफ सब्सटेंसेज ही थे और इनको स्टैब्लिश कर दिया गया एज द एब्सिसिक एसिड जो ग्रोथ इनहिबिशन लाता है। केमिकल नेचर अगर देखें आप तो कहेंगे कैरोटीन डेरिवेटिव्स ये हैं, और बायोसिंथेसिस जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटीन से इसका हो जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज द स्ट्रेस हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लांट में टॉलरेंस की बढ़ाता है। और कैसे बढ़ाता है, तो इसकी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी मैंने लिखी भी है। एब्सिसिक एसिड लीड्स द स्टोमेटल क्लोजर। स्टोमेटल क्लोजर लीड करवा देता है जिससे प्लांट वाटर स्ट्रेस को क्या कर सकता है, फेस कर सकता है। फिर उसके बाद में फोर्थ वन आप स्टूडेंट्स इसका पढ़ रहे हैं बायोएसिड। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा डिस्कवरी,
सेकंड आपने कहा इसका केमिकल नेचर, थर्ड आपने इसका कहा बायोसिंथेसिस, और फोर्थ वन आपने इसका कहा बायो एसे। क्लियर है? अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके मैं मेंशन कर रहा हूं। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, अगला स्टूडेंट्स पॉइंट मेंशन कर लें आप। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इसके क्या होंगे? ग्रोथ इनहिबिटर है, ग्रोथ को इनहिबिट करता है। वाइड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स वैसे इसके देखने को मिलेंगे आपको ग्रोथ इनहिबिशन में, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ABA फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, टाइटल लिख लें आप, ग्रोथ इनहिबिटर आप पढ़ रहे हैं ABA एब्सिसिक एसिड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में सबसे पहले इट इंड्यूस एब्सिशन। देखिए एब्सिशन स्टूडेंट्स बेसिकली डिटैचमेंट होता है, डिटैचमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, बेसिकली लीव्स, ठीक है। तो इस एब्सिशन को ये क्या कर देगा, डिटैचमेंट को ये क्या करेगा, ये प्रमोट कर देगा। और एब्सिशन ये जो है फ्रूट्स में मैच्योर होने के बाद लाता है, तो इसका एक रेफरेंस और आप नोट करें, फ्रूट्स एंड लीव्स एब्सिशन by forming the cellulase and pectinase. Cellulase and pectinase फॉर्मेशन को ये लीड करवा देता है। अब ऑब्वियस है सेलुलेज और पेक्टिनेज अगर लीड करवाएगा तो प्लांट सेल वॉल डिग्रेडेशन लीड कर जाएगा, तो ये डिटैचमेंट को लीड करवा देता है। उसके बाद सेकंड, इंड्यूस्ड सीड डॉर्मेंसी एंड बड डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी एंड स्टूडेंट्स आप कहेंगे बड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी और बड डॉर्मेंसी को ये इंड्यूस करता है, ठीक है। डॉर्मेंट फेज को इंड्यूस करता है मतलब जर्मिनेशन को रोक लेगा, जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के प्रोसेस को अगर स्टूडेंट्स ये रिड्यूस कर रहा है या रोक रहा है तो यहां इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज की क्या हुई, इट इज द एंटागोनिस्टिक हार्मोन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड आप जानते हैं प्रमोट करता है, तो ये क्या हुआ, एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक हुआ या जर्मिनेशन को इनहिबिट करना, आप कहेंगे ये है काउंटर एक्शन ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ये जिब्रेलिक एसिड का काउंटर एक्शन भी है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स सेनेसेंस को इंड्यूस करवाएगा। थर्ड, इंड्यूस सेनेसेंस। ऑब्वियस है सेनेसेंस एक्टिविटी को ये इंड्यूस करवा देगा, जिससे एक्सेलरेट हो जाएगा लीफ मैच्योरेशन। क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। उसके बाद सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन। फोर्थ वन, सेल डिवीजन और सेल एलोंगेशन। तो स्टूडेंट्स एब्सिशन को इंड्यूस ये करेगा
सेनेसेंस को इंड्यूस करेगा। लीफ मैचुरेशन जो है वो यहाँ क्या हो जाता है, एक्सीलरेट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, और एक जो मैंने अभी डिस्कस किया था एंटी ट्रांसपिरेशनल, इसको हम कह सकते हैं एंटी ट्रांसपिरेशनल। कैसे एंटी ट्रांसपिरेशनल कहा गया, ये आपने कहा ABA स्टोमेटल क्लोजर लाता है, ABA लीड्स स्टोमेटल क्लोजर, और स्टोमेटल क्लोजर जब ये लीड करवा रहा है, स्टोमेटल क्लोजर जब ये लीड करवा रहा है, तो इस केस में स्टोमेटल क्लोजर ये लीड करवा रहा है स्टूडेंट्स, इस केस में इसको क्या कह देंगे आप, एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो ये एब्सिसिक एसिड के कुछ इफेक्ट्स हैं, एब्सिसिक एसिड के जो इफेक्ट्स एनसीईआरटी ने हमें दिए हैं। तो देखिए एंटागोनिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये कहां कहां ला रहा है, एक तो आप ये कहेंगे सीड डोरमेंसी में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये ला रहा है। ठीक है, जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसमें जिब्रेलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक है ये। इसके अलावा आपने जो कर्वेचर था वीट कोलियोप्टाइल की जो ग्रोथ है उसका एक ग्राफ अभी देखा था बायोएस्से में, तो आप ये कह सकते हैं ये ऑक्सिन का भी क्या हुआ, ऑक्सिन जो है उस ऑक्सिन का भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन हुआ, गॉनिस्टिक, क्योंकि वहां भी ये क्या कह रहे हैं आप, जो ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ कोलियोप्टाइल, उसको कोलियोप्टाइल को रिड्यूस कर रहा है, ग्रोथ ऑफ कोलियोप्टाइल को ये डिक्रीज करवा रहा है, इस कारण से ऐसा हुआ। और एक आप कह रहे हैं ये क्या है, एंटी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये सेनेसेंस वगैरह को इंड्यूस करवाता है। अब सेनेसेंस को स्टूडेंट्स इंड्यूस करवाएगा, एब्सिशन को इंड्यूस करवाएगा, साइटोकाइनिन जो है वो सेनेसेंस को डिले करवाता है, तो ओबियस है इस केस में ये साइटोकाइनिन का भी क्या हो गया, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। तो इस तरीके से आपको एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स पता होने चाहिए। जो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स हैं वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एक्टिविटी को, और ये एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने जो लिखा है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए साइटोकाइनिन्स हो गया, थाइलिन और एब्सिसिक एसिड हम डिस्कस कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड में एनसीईआरटी मेंशन कर रही है, सुनिए आप। As mentioned earlier, abscisic acid discovered for its role in the regulating abscission and dormancy. Basically, abscission और dormancy में ही role है. But like other PGR, it is also has the regulating other wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as a general plant inhibitor and inhibitor of the metabolism. तो ये plant में inhibitor की तरह act करता है और metabolic activities को students inhibit करता है. Inhibit seed germination, जिब्रेलिक एसिड का antagonistic effect हो गया. Stomatal closure कह दिया, तो stomatal transpiration कह रहा है. फिर students कह रहा है It is also called as the stress hormone because increase the tolerance of the plants. मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं. फिर कह रहा है ABA plays an important role in seed development, maturation and dormancy. तो ये मैच्योरेशन को लीड करवाता है, सेनेसेंस को लीड करवा रहा है, इसलिए वहां भी आप ये कह सकते हैं ये साइटोकाइनिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज करता है. फिर कह रहा है ABA helps seed to withstand desiccation, मतलब उनको जर्मिनेट होने से रोकता है. तो आप ये कह सकते हैं ड्राउट वाली कंडीशंस जो हैं उनमें और डेसिकेशन वाली कंडीशंस में ये प्रिवेंट कर लेगा. एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ इन मोस्ट सिचुएशंस ABA एक्ट एज द एंटागोनिस्टिक ऑफ जिब्रेलिक एसिड. तो जिब्रेलिक एसिड की तो जितनी एक्टिविटी उनका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ही ये कॉज करेगा. वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, differentiation and development of plants, one or the other PGR has some role play. Such role could be complementary or antagonistic. These could be the individual or synergetics. ये सारे हार्मोन्स के लिए एक साथ लिखा है. तो ये आपने पढ़ लिया. एब्सिसिक एसिड जो है उस एब्सिसिक एसिड का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, उसकी डिस्कवरी, उसका बायोसिंथेसिस, उसका बायोएसे एंड केमिकल नेचर. अब लास्ट हार्मोन हम डिस्कस करेंगे एथाइलिन. हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट ग्रोथ इनहिबिटर है. हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटर, और ये आपके पास है अब इथाइलिन. क्लियर? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कहेंगे इथाइलिन इज ए गैसियस पीजीआर. एक अकेला गैसियस पीजीआर है, वॉलेटाइल हार्मोन इसीलिए कहा जाता है गैसियस पीजीआर, वॉलेटाइल हार्मोन. और जैसा कि देखिए आपने पहले पढ़ लिया है कि जितने सारे हार्मोन्स हैं इन सब की एक्सीडेंटल डिस्कवरी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिस्कवरी हम डिस्कस कर रहे हैं
यहां क्या हुआ, जो कजिन हैं उन्होंने राइपन्ड ऑर्गन्स से जो है वो अनराइपन्ड फ्रूट्स के राइपनिंग को डिस्कस किया। कजिन आपके और हमारे नहीं थे, ये बॉटनिस्ट हैं, suggested that ripened fruits are responsible for unripened fruits। जैसे बनाना में आप ये देख सकते हैं, आप जनरली ऐसा करके देख सकते हैं, राइपन्ड फ्रूट जो है, एक जो पका हुआ राइपन्ड फॉर्म है उसको अनराइपन्ड के साथ या जो लेस मैच्योर फ्रूट्स हैं उनके साथ आप प्लेस करके देखिए, आपको देखने को मिलेगा कि थोड़े टाइम में वो भी राइपन हो जाएंगे। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस। और ट्रांसमिटेबल सब्सटेंस की बात आप जब कर रहे हैं, आपको पता है सारे ग्रोथ हार्मोन और ग्रोथ रेगुलेटर्स ट्रांसमिटेबल हैं। ये गैसियस पीजीआर है तो ऑब्वियस है इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो कंपैरेटिवली मोर रैपिड होगा। ठीक है, इथाइलिन गैसियस पीजीआर है। तो ये सबसे पहले हुई इसकी डिस्कवरी। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं इसका बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस इसमें आप कहेंगे मेनली सिंथेसाइज इन राइपन्ड ऑर्गन्स, और ये जो ऑर्गन है वो स्पेसिफिकली फ्रूट्स हैं, इनमें ये मेनली सिंथेसाइज होता है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो जो इथाइलिन है, इस इथाइलिन का केमिकल नेचर एसिडिक होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ गैसियस फॉर्म। जनरल इंफॉर्मेशन है, सब आप नोट करते जाएं। ये आप कहेंगे केमिकल नेचर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स ये मिथियोनिन प्रीकर्सर से बनता है। इसका प्रीकर्सर फॉर्म जो है, प्रीकर्सर सब्सटेंस मिथियोनिन, ये जो है वो आप कहेंगे प्रीकर्सर सब्सटेंस है, प्रीकर्सर सब्सटेंस। ठीक है, तो बायोसिंथेसिस आपने कहा राइपन्ड फॉर्म्स में और राइपन्ड ऑर्गन्स में मेनली इसका होता है। इसके अलावा आप ये कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में ये जो है वो वाटर लॉग्ड प्लांट्स जो हैं, वाटर लॉग्ड कंडीशन ऑफ प्लांट्स, यहां भी स्टूडेंट्स ये सिंथेसाइज होता है। ठीक है, क्योंकि मिथियोनिन आप कह रहे हैं इसका प्रीकर्सर फॉर्म है, और ये जो है वो मेथेन के सोर्स भी होते हैं, जैसे वाटरी फील्ड्स जो होते हैं राइस के, इन सब में इनका सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपके पास हुआ डिस्कवरी, सेकंड आप कह रहे हैं बायोसिंथेसिस, और थर्ड आप कह रहे हैं केमिकल नेचर, जिसमें मिथियोनिन प्रीकर्सर से इसका फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद में इसका बायोएसे जो है, अगला फोर्थ बायोएसे। बायोएसे में स्टूडेंट्स इसका ट्रिपल रेस्पॉन्स देखा जाता है, ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन पी सीडलिंग।
ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन पी सीडलिंग। ट्रिपल रेस्पॉन्स एक एनसीईआरटी ने भी आपको स्टूडेंट्स दिया है। फर्स्ट आप कहेंगे रिडक्शन इन स्टेम इलोंगेशन, स्टेम इलोंगेशन जो है उसमें रिडक्शन आ जाएगा। सेकंड आप कहेंगे इंक्रीज इन डायमीटर या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, इंक्रीज इन डायमीटर, ये इंक्रीज ही शो करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे एब्सेंस ऑफ नॉर्मल जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स जो है ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, एब्सेंस ऑफ जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स। तो देखिए एब्सेंस ऑफ जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स जो है वो आपके फिजियोलॉजी के एक और कंसेप्ट को क्लियर करेगी। आपने ये पढ़ रहा है कि रूट्स जो है दे ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये जो रूट्स हम पढ़ते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो पार्ट है रूट अपेक्स या जो रेडिकल है स्टूडेंट्स, ये जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स कोज करता है। लाइट और ग्रेविटी को एज ए सिग्नल आपने डिस्कस किया है, तो इसका बायो से देख रहे हैं, इसका मतलब जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स जो है वो एब्सेंस होगा अगर आप इथाइलिन जो है उसकी कंसंट्रेशन की प्रेजेंस की बात करेंगे। तो बेसिकली एब्सिसिक एसिड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एब्सिसिक एसिड अगर टिप पार्ट या अपेक्स पर हो तो जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स जो है रूट्स में या प्लांट्स में आ जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें, इसका बायोएस से है। स्टेम इलोंगेशन होगा, उसमें रिडक्शन आ जाएगा, डायमीटर में वो बढ़ने लगेगा, और जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स बेसिकली जो है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिस्कवरी, बायोसिंथेसिस, केमिकल नेचर एंड बायोएसे। अब देखिए डिस्कस कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो अगले उस पर मैं आ रहा हूं, टाइटल लिख लें आप, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं? हालांकि बहुत सारे ये प्रमोटिंग इफेक्ट पोज करता है, लेकिन फिर भी इनहिबिटिंग नेचर का है, इनहिबिटिंग हार्मोन्स की कैटेगरी में ही इसको प्लेस किया गया है। ठीक है, तो देखिए अब आपके पास है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इथाइलिन, और इसके आपको पढ़ने हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में देखिए सबसे पहली बात, फ्रूट्स को आप जब ऑब्टेन कर लेते हैं, मतलब जैसे क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग कर ली गई या प्लांट से हार्वेस्टिंग कर लिया गया, उसके बाद राइपनिंग में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आप कहेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप ये कहेंगे। पोस्ट हार्वेस्टिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन है। इसमें आप कहेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल मैं लिख देता हूं, टोमेटो, ऑरेंज, बनाना। ठीक है, ये जो स्टूडेंट्स फ्रूट्स हैं इनमें एक स्पेसिफिक आप कहेंगे इथेफॉन कमर्शियली यूज किया जाने वाला, कमर्शियली यूजिंग फॉर्म ऑफ इथाइलिन कमर्शियली यूजिंग फॉर्म ऑफ द इथाइलिन। ये जो इथाइलिन कमर्शियली यूज किया जा रहा है इथोफेन के फॉर्म में, मार्केट में ऑब्टेन कर सकते हैं आप। इसको अगर इन पे आप स्प्रे करते हैं तो इस तरीके से आप ये कहेंगे ये राइपनिंग में चले जाएंगे, इनकी राइपनिंग बढ़ जाएगी। अब इसका लॉजिक क्या है
ड्यूरिंग राइपनिंग ये स्टूडेंट्स रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है इन सेल्स की, जो फ्रूट की सेल्स हैं, उनकी रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ड्यूरिंग राइपनिंग यही रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन कही जाती है। ये रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी आपने डिस्कस किया होगा। इसको आप कहते हैं क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लाइमेट्रिक इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, मैक्ट्रिक और क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पोस्ट हार्वेस्टिंग राइपनिंग में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकंड, स्टिमुलेशन ऑफ एब्सिशन एंड सेनेसेंस। एब्सिशन जानते हैं आप, ऑर्गन्स का, लीव्स का स्पेसिफिकली डिटैचमेंट है प्लांट से। एंड सेनेसेंस तो ये मैच्योरेशन लाते हैं। ऑब्वियस है, आप कहेंगे लीड्स मैच्योरेशन, तो इस मैच्योरेशन से एब्सिशन और सेनेसेंस जो है वो प्रमोट करवा दी जाएगी। अब इस केस में देखो हम क्या कहेंगे, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कोज कर रहा है, एंटागोनिज्म ऑफ साइटोकाइनिन। और देखा जाए तो इंडोल एसिटिक एसिड और ऑक्सीजन का भी है, क्योंकि वो अर्ली सेनेसेंस जो है उसको स्टूडेंट्स डिले करता है। लेट अर्ली सेनेसेंस जो अर्ली एज में है और जो लेट स्टेज का है उसको वो प्रमोट कर देता है। ये जो आप देख रहे थे यहाँ कमर्शियली यूजिंग जो एथोफेन है वो क्लाइमेटिक रेस्पिरेशन से फ्रूट्स को जल्दी राइप करवा देता है, राइपनिंग में ला देता है। अगर जिब्रेलिक एसिड की बात हम करें तो जिब्रेलिक एसिड मार्केट वैल्यू उनकी बढ़ाता है, प्लांट पर लंबे टाइम तक उनको मेंटेन रख सकता है। तो इस तरीके से एंटी इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सेनेसेंस वाला इसलिए भी आप कह सकते हैं, इथाइलिन synthesized in large quantity in ripened organs। जो राइपेंड ऑर्गन्स हैं उनमें लार्ज क्वांटिटी में ये आप कहेंगे क्या हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है। लार्ज क्वांटिटी जो है इसमें स्टूडेंट से सिंथेसाइज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में सिंथेसाइज इन लार्ज क्वांटिटी इन राइपेंड फ्रूट्स। इसलिए भी एब्सिशन, जो फ्रूट एब्सिशन है उसको प्रमोट कर देगा। थर्ड आप कहेंगे सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट और इसमें एग्जाम्पल आपके पास स्टूडेंट्स दे रखा है एनसीईआरटी ने, पाइनएप्पल, मैंगो में भी ऐसा ये कर सकता है। सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट, फ्लावरिंग रेस्पॉन्स भी इसके साथ आप कहेंगे, फ्लावरिंग स्टिमुलस के साथ साथ, जैसे फ्लावरिंग प्रोसेस को ये इंड्यूस करता है पाइनएप्पल में, हालांकि ऑक्सीजन भी ऐसा करता है। तो उसके बाद आप ये कहेंगे जो सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट है, मतलब साथ साथ फ्रूट फॉर्मेशन को भी ये क्या करवा देता है, लीड करवा देता है। उसके बाद आप वो ही कह सकते हैं ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम, ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम। अब देखिए ट्रिपल रेस्पॉन्स ऑन स्टेम जो है उसमें क्या है, एक तो एपिकल हुक फॉर्मेशन, एपिकल हुक फॉर्मेशन
उसके बाद स्टूडेंट्स आप कहेंगे स्वेलिंग ऑफ एक्सेस, और जो स्वेलिंग ऑफ एक्सेस है वो एग्जैक्टली डायमीटर में इंक्रीज है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, ये बेसिकली ट्रिपल रिस्पॉन्स काउंट किया जाता है, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ एक्सेस जो है इसको तो आप ध्यान रखें, रेडियल वर्ड भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है इसको एजियोट्रोपिज्म हम बोलते हैं, ठीक है। जियोट्रॉपिक रेस्पॉन्स नहीं होगा, तो ये इसका ट्रिपल रेस्पॉन्स काउंट हो जाता है। उसके बाद अगला देखिए, फिफ्थ लिख रहा हूं मैं, फीमेलनेस इन कुकुम्बर। कुकुम्बर जो है उसमें फीमेल फ्लावर्स को ये इंड्यूस करता है, फीमेल फ्लावर्स का नंबर बढ़ाता है, ये उनको इंड्यूस करता है, तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन यील्ड बढ़ाने में भी ये रिस्पॉन्सिबल है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, मेल और फीमेल फ्लावरिंग की जो बात है या फ्लावरिंग को इंड्यूस करने की बात है, तो एग्जैक्टली ये जो जीन रेस्पॉन्स है या जीन एक्सप्रेशन है, इस जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट करने से ऐसा होता है, और कोई बड़ा लॉजिक इसके पीछे नहीं है। जो जीन एक्सप्रेशन है, अगर इस जीन एक्सप्रेशन को स्टिमुलस दिया जाए या स्टिमुलेट इसको किया जाए तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसका स्टूडेंट्स हुआ फिफ्थ रेस्पॉन्स। इसके बाद रूट ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा, सिक्स्थ वन यहीं लिख देता हूं, रूट ग्रोथ इनहिबिशन, रूट की जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो जाएगी, रूट ग्रोथ इनहिबिशन ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स स्प्राउटिंग पोटैटो ट्यूबर्स, तो ये यहां भी एक बात आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट की खोज करता है। स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर एंड पीनट सीडलिंग को ये क्या करेगा, इंड्यूस करता है। ऊपर की तरफ एरो लगा रहा हूं मैं, पीनट सीडलिंग को इंड्यूस करता है। तो पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग जो है उसको इंड्यूस कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है। आपने ऑक्सिन में पढ़ा था, जो मैलिक हाइड्रोजाइड है ऑक्सिन, ये एग्जैक्टली जो स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर है उसको प्रिवेंट करता है, उसको रोकता है। तो ये जो एक्शन हुआ ये हुआ एंटागोनिस्टिक ऑफ ऑक्सिन। इसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया, ऑक्सिन का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट ये खोज कर देगा। इसके अलावा रैपिड इंटरनोडल इलोंगेशन, पेटियोल इलोंगेशन और राइस सीडलिंग अगला स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, ठीक है। पेटियोल इलोंगेशन पॉइंट नंबर 8, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। पेटियोल इलोंगेशन, और पेटियोल इलोंगेशन ये करवा सकता है, इससे देखिए क्या होगा, जो वाटर डिप्ड प्लांट बेसिकली होते हैं उनमें उन प्लांट्स को या राइस सीडलिंग को, जैसे राइस को ही आप डिस्कस कर सकते हैं, पानी में डूबी होती हैं लीव्स, तो पेटियोल इलोंगेशन और इंटरनोडल इलोंगेशन से वाटर सोर्स से ऊपर रखता है, वाटर सरफेस से जो है वो प्लांट को ऊपर रखता है, जिससे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो स्टूडेंट्स इफेक्टिवली परफॉर्म करवाई जा सके। तो पेटियोल इलोंगेशन आप कह सकते हैं, पेटियोल इलोंगेशन एंड इंटरनोडल इलोंगेशन भी इसमें इन्वॉल्व कर देता हूं, इंटरनोडल इलोंगेशन, ठीक है, ये इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, ये एनसीईआरटी ने एक और लिखा है। तो लास्ट इसका एक और रेस्पॉन्स में लिख रहा हूं, जो हार्वेस्ट किया जाता है जब इनको, तो यूज किया जा रहा है
थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे। तो देखिए इथाइलिन जो गैसेस पीजीआर है, आपने कहा एक अकेला वॉलेटाइल हार्मोन है, ऑब्वियस है हार्मोन सारे ही ट्रांसमिटेबल हैं, लेकिन ये गैसेस पीजीआर है तो इफेक्टिवली इसका ट्रांसमिशन होगा और फ्रूट राइपनिंग में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो हमने ये सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इथाइलिन के पढ़े। इससे पहले आप एब्सिसिक एसिड और उससे पहले आप जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन सब पढ़ चुके हैं। इन सारे हार्मोन्स के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और उसके साथ साथ उनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स भी हमने डिस्कस किए हैं। आपको यहाँ थोड़ा सा प्रेफरेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे ऑक्सिन की अगर बात की जाए तो बहुत सीधे सीधे आप ये कह पाएंगे कि एपिकल डोमिनेंस करवाता है, डोमिनेंटली वो एक्टिविटी वो करता है, प्रमोट करता है ग्रोथ को, डिवीजन को भी वो प्रमोट करता है। साइटोकाइनिन की जहां बात आती है वहां सेल डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी, डिफरेंशिएशन होगा। जिब्रेलिक एसिड को डिस्कस किया जाए तो आपको सबसे पहले इलोंगेशन पे जाना है, देन उसके बाद आप कह सकते हैं जैसे सीड जर्मिनेशन की जो एक्टिविटी है और डॉर्मेंसी ब्रेकिंग वो करता है। एब्सिसिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट रेफरेंस स्टोमेटल क्लोजर लिया जाता है। प्लांट का जो है वो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है क्योंकि प्लांट में टॉलरेंस को जो है वो बढ़ा देता है। तो इस तरीके से आपको ये सब स्पेसिफिकेशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। इथाइलिन जो है वो आप जानते हैं फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करता है। तो ये स्टूडेंट सारे आपके पास फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स थे, सारे हार्मोन्स के, उनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट थे। अब ग्रोथ फिजियोलॉजी में लास्ट पोर्शन आपका बचा हुआ है जिसको हम रेस्पॉन्स के फॉर्म में पढ़ते हैं। जो स्टिमुलस प्लांट को मिलता है उसका रेस्पॉन्स प्लांट कैसे देता है, ये हैं फोटोप्यूरिटीज एंड वर्निलाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तरीके से फिजियोलॉजी आपका कंप्लीट है। सो एंजॉय द last lectures of physiology. Thank you.